बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ की नई तहरीक चलना थी, ईद के बाद ग्रैंड लाइंस बनना था, लेकिन ना तो तहरीक कोई चलती हुई नज़र आ रही है और ना कोई ग्रैंड अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्रैंड अलायंस के सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर थे अपोजिशन जमातों में से मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ देने से इनकार कर दिया और ख़बरें ये आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बाकायदा अपने रास्ते जुदा कर लिए। मामला क्या है? क्या मौलाना साहब के बगैर ये ग्रैंड अलायंस बन पाएगा? अगर बनता भी है कहीं तो उसकी इफादियत क्या होगी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जा रही है। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग है, कोई लॉबिंग चल रही है, कोई लीड करने का चक्कर है। सलमान अकबर राय साहब जो है वो कुछ और कह रहे होते हैं, आज़म स्वाति साहब जो है वो कुछ और कह रहे होते हैं, और अंदर से डेला जेल से खबरें कुछ और आती हैं। तो ये मामला क्या है, इस पर भी बात होगी। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि कैनाल्स के मामले पर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। जरदारी साहब, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की हिदायत पर जो है श्री मेमन साहब ने रब्ता किया पंजाब में, और राना सलोरा साहब बात भी की, आज भी उनकी बात हुई, पहले भी रब्ता हुआ था और बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ये इन मुज़ाकरात से क्या कैनाल्स के मामले पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है? क्या कैनाल्स का जो प्रोजेक्ट है, इससे पहले कालाबाग डैम भी नहीं बना और अब जो है कैनाल भी अगर नहीं बनेगी तो ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा? और जो सैलाब की सूरत हाल है, सैलाब का पानी जो है हज़ारों एकड़ पानी जो है वो डैमेज करता है हज़ारों एकड़ को, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन कैनाल्स के मामले पे, रिजर्वायर के मामले पे जो है एहतजाज हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मामला कहाँ पहुँचेगा, इससे भी बात होगी। फिर हम आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान में पहली बार जो है डिजिटल ऑक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है, और ये DHA इस्लामाबाद की तरफ से अपने जो प्लाट्स हैं उनकी डिजिटल ऑक्शन का मामला जो है वो शुरू किया गया है। इस पर बात होगी और आपको बताएंगे कि ये डिजिटल ऑक्शन जो है वो है क्या और इसमें शहरी किस तरह हिस्सा ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल लतीफ़ साहब तहरीक इंसाफ से। लतीफ़ भाई, शुक्रिया वक्त देने का। सेंटर खलील तारिक संधू साहब ने हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से। सेंटर साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। लतीफ़ साहब, पहले तो ईद के बाद तहरीक चलनी थी, तहरीक का कोई अभी तक अता पता नहीं है आपकी तरफ से, और शायद कोई अंदर खाने को बात चल रही हो, थोड़ा सा बताइएगा। और फिर ग्रैंड अलायंस जो है वो अपोजिशन का अब बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इनकार किए आपके साथ बैठने से या आपका साथ देने से, तो उनके बगैर भी ये ग्रैंड अलायंस बनेगा? शुक्रिया जावेद साहब। जहाँ तक तहरीक की बात है तो उसके लिए तो हमारी जो सूबाई चैप्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मुख्तलिफ वर्कर कन्वेंशंस और कॉर्नर मीटिंग्स के ज़रिए अपने साथियों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। और हम इस मरतबा ज़ाहिर है कि हमारी माजी के तजुर्बात को सामने रखते हुए जी अब जब हम रोड्स पर आएंगे तो वो ज़ाहिर है कि जो हमारे तल्ख तजुर्बात माजी में रहे हैं बदकिस्मती से, तो उनको हम सामने रखते हुए और उसके मुताबिक एक वेल प्लान और वेल ऑर्गेनाइज्ड इंशाल्लाह प्रोटेस्ट होगा। वो तो ऑन कार्ड्स है। बाकी रही टाइमिंग की, तो वो जाहिर है कि लीडरशिप वो सिचुएशन और हालात के मुताबिक टाइम और डेट का फैसला करेगी। लेकिन ठीक है, जो वार्म अप प्रोसेस है दैट्स ऑन जी, वो तो इंशाल्लाह होगा। और दूसरी बात आपने ग्रैंड अलायंस की देखें, ग्रैंड अलायंस तो जाहिर है कि हमारा तो मौक़िफ़ यही था कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन की जमातें हैं, चाहे उनकी असम्बली में नुमाइंदगी है या नहीं है, तो मुल्क में आइन की बालादस्ती और डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन और कानून की और आइन की बालादस्ती के लिए ये 2-3 बुनियादी नुकात पे हम चाहते थे कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों और एक ग्रैंड अपोजिशन के तौर पर हम तहरीक चलाएं। लेकिन हैविंग सेड दैट वी शुड आल्सो एक्नॉलेज कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जाहिर है कि वो कोई भी PTI की कोई सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं नहीं। दे आर मतलब फ्री टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज। वजह क्या है सर?
क्यों? देखिए जी, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में देखिए जहाँ तक आपने ऑलरेडी हमारे पास महमूद खान साहब और MWM तो हमारे ऑन बोर्ड हैं प्लेटफॉर्म पे, एक कम इकट्ठे वो कर रहे हैं, लेकिन JUI के हवाले से और मैं ये कहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान चूँकि वो एक सियासत के खिलाड़ी हैं, ठीक ठाक खिलाड़ी हैं, तो अगर मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, उनकी अपनी मफाद में ये चीज़ है कि जिस तरह हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसके एक ऐसे मकाम पे आया है कि रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल जो फ्यूचर जो डिटरमिन होगा वो इस फैसले पे होगा कि इस मुल्क में जो आइन के साथ किया गया और जो कुछ आज हम देख रहे हैं, जो कुछ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है, जो कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक के साथ हो रहा है, तो उसको सामने रखते हुए मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जल्द या बदेर और वो मौलाना साहब को तहरीक इंसाफ का साथ देना होगा फॉर देयर ओन पॉलिटिकल सर्वाइवल। वरना तहरीक इंसाफ तो अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और इंशाअल्लाह हमारी ये जद्दोजहद कामयाब भी होगी। तो जब हम अपने सोलो फ्लाइट के ज़रिए या अपने जो मौजूद इत्तेहादी है उनके ज़रिए अगर हम इंशाअल्लाह कामयाब हो गए तो फिर उनका जो सियासी जो कद काट है वो ना सिर्फ कम हो जाएगा, बिल्कुल, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा इसके बाद वो रिग्रेट करेंगे, बिल्कुल रिग्रेट करेंगे। खलील भाई आप बताइएगा सर, खबरें तो जो है वो आ रही थी कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो तहरीक इंसाफ का साथ देने जा रहे हैं और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्सा होंगे, लेकिन अब खबरें जो आ रही हैं, जैसे पहले आपको याद है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो है वो कई बार रब्ते हुए तहरीक इंसाफ के साथ भी, मौलाना के हुकूमत के साथ भी रब्ते हुए, तो बिलाखिर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में फैसला दिया और तहरीक इंसाफ की बात नहीं मानी, बल्कि तहरीक इंसाफ ने भी कहा था कि आप साथ दें। तो अब ये मामला किस तरफ जा रहा है सर? बलोच साहब, एक तो जो लफ्ज होते हैं ना जी, जब तक आप नहीं बोलते ना तो लफ्ज आपके गुलाम है, लेकिन जब आप लफ्ज बोल देते हैं तो फिर आप खुद लफ्जों के गुलाम बन जाते हैं। जी जी, हुआ ये है असल में, मैं इनकी अपनी जमात है, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, यही थे मेरे साथ भाई मेरे, कि मेरे मार्क माय वर्ड्स लिख लें, ये कभी कैसे तरीके का हाथ लग रहा था, कभी और उसके बाद आपका पानी आपका वो गड्ढापुर साहब ने बयान देना शुरू कर दिया, तो ऐसे हाथ बनते। दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनकी साथ किसी किस्म की केमिस्ट्री भी नहीं मिलती, और सेकेंडली उनको त्रास हुई, इन पे ऑलरेडी सारा पेशावर में जितने केसेस हैं उन्होंने इतने खराब किए हुए हैं, वो किसी का हाथ नहीं कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी आपने वीडियो में कहा था। और ये फिर आप देखिए ना, जब तो ग्रैंड बताते हैं जिस अदालत को कहते हैं, जब अदालतों को ये हो गया पानी तरमीम हो गई, जो चीफ जस्टिस साहब बने व्हाटसोएवर, उनको ये मिले कि आपने 14 लोग लेके अपोजिशन के किसी अंदर भी साथ नहीं, इस वजह से ये बिल्कुल। और सेकंडली इनकी अपनी जो गेम इज ओवर नाउ सर, क्योंकि वहाँ पे जो हो रहा है पेशावर में, KP में भी, और उनकी अपनी तंजीम ने ये माने किस बात, उनकी अपनी तंजीम के वहाँ के टूर और सारे उन्होंने दिया कि 2000 जब से इनकी गवर्नमेंट आई है वहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं हो रहा, आम आदमी के लिए। और फिर जिस तरह के करप्शन के इल्जाम आ रहे हैं इन पे, और अलीमा खान साहब ने कहा था जो खान साहब की, ये सारे लोग अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, इनको हमारे भाई से कोई तजर्बा। ठीक है। दूसरा इनकी ये बात करें, मैं और ऊपर कर देता हूँ जी जी वाशिगाब अल्फाज में, जी जी, तरमीम में जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए, तो ऑन बोर्ड थे सलमान अकरम राजा साहब को किसी ने लेकर ऑन बोर्ड, सिर्फ बोर्ड का भी उन्होंने कहा, मौलाना फजल रहमान ने कहा आप चलो वोट ना दें, और फिर डॉक्टर साहब ने मीटिंग में ये बात की, अमर डॉक्टर साहब भाई, इस पे कोई इतराज नहीं है जो पार्लियामेंट मीटिंग, लेकिन एक वो दूसरी बात उनकी सियासी थी कि हम खान साहब से बात कर लें, ये बाहर बात कर लेते हैं पहले, लेकिन इनको मसला ये है कि पहले मशहूरी कर देते हैं, मशहूरी कर लेते हैं, उसके बाद जब ये खान साहब को मिलते हैं वहाँ पे मार रहा है तो थप्पड़ मार। जी ठीक है खलील भाई, आगे बढ़ते हैं। सेनेटर सरमद साहब ने मैं ज्वाइन किया पीपल पार्टी से। सरमद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, अभी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, तहरीक इंसाफ के ग्रैंड अलायंस की जो खबरें थी उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टांस, और मौलाना साहब ने जो है वो इनकार कर दिया बैठने से। तो आप समझते हैं कि इसके बगैर भी ये ग्रैंड अलायंस बन पाएगा अपोजिशन का, और कोई इसमें कोई जान होगी कोई?
स्टार्टर था। ये सिर्फ बातें थी करने की, क्योंकि इनके इतने ज़्यादा इख्तिलाफात हैं और जो PTI ने लोगों के लिए, दूसरे कायदीन के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं ना, उसके बाद मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल होता इनके लिए भी। इनके लिए तो शायद मुश्किल ना हो, क्योंकि जो स्पेशलाइज करते हैं यूटर्न में, तो इनके लिए मुश्किल ना हो कि कभी मौलाना को ये जिसके अल्फाज से अलकबात से नवाजते थे, कभी डीजल का नाम देते थे, कभी फजलू कह के मौलाना को बुलाते थे, तो वो चीज़ें तो मेरे ख्याल में मौलाना को याद हैं। अगर ये समझते हैं कि मौलाना को ये चीज़ें याद नहीं है तो ये इनकी खाम ख्याली है। तो उसके बाद इतना आसान नहीं है मिलना। PTI का और मौलाना की जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबा है उसके हवाले से है, तो वो तो एक दूसरे के कंपेरेटर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो किस तरीके से एक साथ मिल सकते हैं। तो तकरीबन एक नामुमकिन बात थी। तो इसलिए तो ये कहना कि जी ये बन सकता था, इत्तेहाद या नहीं बन सकता था, वो तो मैंने जैसे अर्ज किया कि एक नॉन स्टार्टर था। और मेरा भी ख्याल कि बाकी लोगों के साथ भी ये चल सकेंगे, जो बाकी जमातों के साथ ये मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ भी नहीं चल सकेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका तो एक ही पॉइंट एजेंडा है कि जी किस तरीके से हम अपने बानी को रिहाई दिलवा दें, जो कि नामुमकिन है। तो ये समझते हैं कि अकेले तो हम ये काम कर नहीं सकते, तो दूसरों के कंधों पर सवाल होकर हम कोशिश करें कि ये हम कर लें, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। और मेरे ख्याल में ये इनके लिए तो एक आई ओपनर होना चाहिए, और इनके लिए धचका इनको समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी इनके साथ चलने को तैयार नहीं होगा, जिस किस्म के अलकाबात से इन्होंने बाकी कायदीन को नवाजा हुआ है। और आप आगे आगे देखें बाकी लोग भी इनको छोड़ जाएंगे। चलें, बाकी लोग भी उनको छोड़ जाएंगे। अब देखते हैं कि ये ग्रैंड लाइन्स बनता है नहीं बनता, और फिर अगर तहरीक इंसाफ को खुद तहरीक चलाना पड़ती है तो फिर क्या होगा। ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं कि ग्रैंड लाइन्स कहाँ पे पहुँचेगा। तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है वो बताया लतीफ़ साहब ने कि उस पर काम हो रहा है। लतीफ़ साहब सर बताइएगा कि चलें आपका ग्रैंड लाइन्स अगर नहीं बनता तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपने कहा कि सोलो फ्लाइट भी हो सकती है, तहरीक इंसाफ खुद तहरीक चला सकती है, तो बाकी जो जमातें हैं वो आपके साथ खड़ी हैं। अगर मौलाना साहब ना भी खड़े हों तो उसमें कुछ जान होगी इस तहरीक में? देखें जी, ये तहरीक जो है, ये तहरीक को ये PTI एज ए पार्टी अपने मफादात के लिए थोड़ी कर रही है। अब तो इस मुल्क में तकरीबन 99% लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि इस मुल्क में जब तक आईन अपनी असल शक्ल में बहाल ना हो, बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है वो रिस्टोर ना हो, और यहाँ पे जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो अगर ख़त्म ना हो तो वी आर गोइंग नोवेयर। ये जिसे कहते हैं ना इजमाए उम्मत, इस पे कौम तकरीबन इजमा इस पे हो चुकी है कि ये बुनियादी चीज़ें अब वंस फॉर ऑल एड्रेस होनी चाहिए। अब ये इशू जो है ये सिर्फ PTI का नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। अब यकीन करें कि वो लोग जो PTI से आज से 3-4 साल पहले इख्तिलाफ नहीं बल्कि नफ़रत करते थे, आई एम विटनेस टू इट, कि वो कह रहे हैं कि भाई अब तहरीक इंसाफ ने वो जो इस निज़ाम का चेहरा अवाम को दिखाया है, जो ये जालिमाना निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, और जो इसकी जो कली थी वो खुल गई है, इट्स एक्सपोज टू एवरी पाकिस्तानी, तो दे वांट इट टू बी रेटिफाइड। यानी कौम चाहती है कि ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। तो मैं जैसे पहले अर्ज़ किया कि जो भी सियासी जमात इस स्ट्रगल में हिस्सेदार बनेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो कौम के सामने सुरखरू हो जाएगी। और खुदा न खास्ता जो अपोजिशन की जमातें हैं, स्पेशली जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो तकरीबन खात्मा हो चुका है, वो तो अपनी सियासी हुकूमत कर रहे हैं सर। वो तो नहीं जी, हुकूमत जिस तरह कर रहे हैं यो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिस तरह उनको हुकूमत दी गई है, वो तो हुकूमत करना, वो क्या हुकूमत, कैसे हुकूमत करते हैं? इलिजिटिमेटली बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं। आप अंदाजा करें कि इनको ये अच्छा नेचुरल अननेचुरल अलायंस है। ये हमारे दोस्त ने कहा कि इन्होंने मौलाना साहब को ये कहा, वो मौलाना साहब को दिया हुआ आपकी पार्टी का खिताब है, वो हमारा नहीं है, तो वो खिताब भी आप ही लोगों का दिया हुआ है। अच्छा,
फिर ये एक दूसरे के बारे में जो कुछ कहते आए हैं हिस्टोरिकली, ये जिस किस्म के लैंग्वेज यूज़ करते आए हैं, अब जाके ये अगर एक साथ बैठे हैं तो इनको बिठाया गया है, ये बैठे नहीं हैं। अभी आप अंदाज़ा करें कि कैनाल के कैनाल के इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप स्टांस देखें कि वो उधर अवाम उनके पीछे पड़ी हुई है कि भाई आप लोगों ने सिंध के अवाम कहती है और राइट की सो कि भाई आपने हमारे मफादात का सौदा कर दिया है। और ये इत्तेहादी जमात कहती है कि भाई हाईएस्ट लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे हमें कंसेंट मिली थी कि भाई ये कैनाल्स बनने चाहिए। और मुस्लिम लीग नून कहती है कि प्रेसिडेंट जरदारी ने अपने कंसेंट दिया है, लेकिन इवन देन वो आपस में बैठे इसलिए हुए हैं कि उनको बिठाने वाला कोई है जो उनको जोर से बिठाए रख रहा है। तो इस वजह से इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसलिए ये इस स्ट्रगल में जो भी सियासी जमात अपना हिस्सा डालेगी, कौम के सामने इतनी ज़्यादा वो सुरखुरी हो जाएगी, कितना सुरखुरी हो जाएगी। खलील भाई, ये तो कह रहे हैं लतीफ़ साहब कि पूरी कौम का जो है वो एक ही फैसला है और इस पर मुत्तफिक है कि आइन की बालदस्ती होनी चाहिए और जो तहरीक इंसाफ चाह रही है ऐसा ही होना चाहिए। पता नहीं पूरी 5-7 बंदों का नाम रखा हुआ है शायद। मैं कुएं में गिर गया ना, जैसे ये गिरे हुए उधर से लोग जान रहे थे कि एक बंदा कि मुझे यहाँ से निकाल ले और मैंने किसी तरह मुंह कर देना। आप तो पहले कुएं में गिरे हुए हैं। तो ये मैं आज का सबसे अच्छा लतीफ़ साहब ने लतीफ़ा सुनाया कि हम खत्म हो अब कर बिल्कुल ऐसी बात नैरो बात है, बिल्कुल राइट, लेकिन राइट नफ जो अगर मैंने इश्यूज को उठाए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी बातें मुखालिफ इस इश्यू को उठाया और उसके हवाले से हम मुज़ाकरत कर रहे हैं। लेकिन ये तो बनती है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। जो आपने शुरू में बड़ा अच्छा इंटरव्यू में बताया था, अगर यही पानी सारा आप लोग संभाल लेते हैं तो कितना फायदा पहुंचता है आप लोगों को। जहाँ पे डैम बनते हैं, जहाँ पे नहरें बनती हैं, पाकिस्तान होगा, लोगों की जो बंजर ज़मीनें हैं वो आबाद होगी। और ये तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे बैठकर बात करने की मज़ीद ज़रूरत है। चलिए, अच्छा बैठ गए आप लोग बात करते हैं। बैठे ही रहो, उठने भी किसी ने नहीं देना, उठने सिंधु साहब किसी ने बिठाया गया। नहीं, आप ऐसे जरा जो करें, आप तो किसी के लोग बड़े देर होते हैं, नाम ले किसने बिठाया? जी बोला जी, बताएं। वो कह रहे हैं किसने बिठाया है, हम खुद बैठे हैं। नाम तो नहीं किसने बिठाया है। हाँ नहीं, आप बैठे ही रहेंगे, आपको उठने कोई नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं आप कह रहे हैं देंगे और बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बाय चॉइस नहीं है, ये उठना, ये बैठना जो है ये बाय डिफॉल्ट है। नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं सर, आप मेरे आपकी तो बहुत इज्जत करता हूँ, आपको पता है मैं आपकी। हाँ, वो पूछ रहे हैं किसने बिठाया सर, नाम ले, तुरंत करके नाम लेना किसने बिठाया। जी चलें, अब वो कह रहे हैं कि नाम लें किसने बिठाया, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। अपना सरमा साहब बताऊं। जी जनाब। एस्टेब्लिशमेंट ने आप लोगों को बिठाया, होना आराम है। चलिए, आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल है सरमा साहब। एक तो चलें ये तहरीक चलती है या नहीं चलती, लेकिन जो कैनाल का मामला है इस पे आप लोग जो है वो बैठे हैं नून लीग के साथ और बातचीत चल रही है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सैलाब आते हैं, सैलाब का पानी कंट्रोल नहीं होता, उसके बाद आप जो है वो 20 लाख घर बनाते हैं सिंध में, हालांकि अब भी जो है वो पानी खड़ा हुआ है सैलाब का और उसको निकाला नहीं गया। तो यही सैलाब का पानी अगर जो है रिजर्वायर बन जाए, नहरें बन जाएँ, डैम बन जाएँ, तो सर फिर मामला बेहतर नहीं हो जाएगा? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों को ज़हन में रखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आपने बिल्कुल कहा डैम्स बनने चाहिए, डैम्स वो बनने चाहिए जिनके ऊपर तमाम सूबों का इत्तेफाक हो, क्योंकि देखिए पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कंसेंसस की ज़रूरत है। और ये अगर आप देखें तो जो 1991 का जो एग्रीमेंट था उसके तहत भी पानी के जो मामला हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आने, वहाँ पे डिस्कस होने हैं। तो जब तक ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं आएंगे और तमाम सूबे या मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो वो बात बनती नहीं है। इस वक्त जो सिंध में कोशिश की जा रही है ना बात करने की, वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, और ये वो लोग बात कर रहे हैं जो नॉन एंटिटीज हैं जिनकी कोई हैसियत सिंध में नहीं है
नहीं है और जो एक सीट नहीं जीत सकते, उन्होंने देखा कि जी एक हम एक टॉपिक ले आए जो इस वक्त जो एक सेंसिटिव टॉपिक है और सिंध के आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है, उसको हम उठाते हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आपने देख लिया अभी जो इलेक्शन हुआ नवाब यूसुफ तालपुर मरहूम की सीट पे उनकी बेगम साहबा तालपुर ने उसको जीता और कितनी बड़े अक्सर से जीता। इसका ये एक रेफरेंडम था सिंध की जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए और आपने वो देख लिया कि कितनी लीड है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने उनको डबल से ज्यादा की लीड से शिकस्त दी। तो हमें ज़हन में रखने की जरूरत है कि असल मसला जो है वो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। रहा मसला जो असल आपने जब आप बात करते हैं ना पानी की, जो पानी का मसला है आपको बेसिकली सिंध की सिचुएशन समझने की जरूरत है और वो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो सिंध में आके हालात को देखें। हम लाहौर में बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के इसको नहीं समझ सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि समंदर क्या है और डेल्टा क्या है। जो सिंध में लोग रहते हैं उनको डेल्टा क्या है। सिंध की जो सरखरेज तरीन जमीन थी वो जो डेल्टा थे सिंध के उसके ऊपर वो मुहित थी। हुआ ये कि रफ्ता रफ्ता पानी जो सिंध का शेप था वो उन संस्थान से सिंध को नहीं मिला जिस संस्थान से उसको मिलता था और उसकी वजह से जो पानी की स्पीड थी जिससे वो समंदर को पीछे की तरफ धकेलता था वो कम हो गई और समंदर ने इरोजन शुरू कर दी जमीन की और जमीन को नमकियात आ गई और जमीन जो है वो काश्त करने के काबिल नहीं रही। अगर आप जाएं तो तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं सिंध के जो इस वक्त ऑलमोस्ट ड्रॉट अफेक्टेड हैं, जहाँ लिविंग कंडीशंस खराब हो चुकी हैं, जहाँ जो कल्टिवेबल लैंड थी वो अनकल्टिवेबल हो चुकी है। तो असल में ये समझने की जरूरत है कि ये मसला है क्या। और देखिए डैम्स की कोई मुखालफत नहीं करता, हर आदमी कहता है कि डैम बनने चाहिए क्योंकि जिस वक्त 1962 में हमने वो एग्रीमेंट किया था जो एक मैं ये समझता हूँ कि शायद इतना मुनासिब एग्रीमेंट नहीं था जिसको हम सिंतास माहिदा कहते हैं, उसके तहत जब था तो हमें डैम्स बनाने थे। हमने क्या बनाया, तरबेला बंगला, उसके बाद हम भूल गए कि कोई और डैम कालाबाग भी था ना, कालाबाग भी था। कालाबाग में कंसेंसस नहीं है इसलिए उसकी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो 3 सूबों को उसके ऊपर एतराज था तो उसकी बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते करीब है तो 4 सूबे और एक सूबे ने वीटो कर दिया 3 सूबों को, डजंट वर्क दैट वे। तो वो हमने बाकी डैम नहीं बनाया जिनके ऊपर कंसेंसस था। दामन भाषा हमने अभी शुरू किया है 5 साल पहले बनाना, 6 साल पहले बनाना, उसको हमें 20-25 साल पहले बना लेना चाहिए था। तो ये लेकिन ये सिंपल चीज़ है। आप घर में आपका एक पाइप चल रहा है उसके अंदर पानी का फ्लो है, अब आप कहते हैं कि जी एक और कमरे में मुझे पानी देना है उसके लिए मैं टी लगा देता हूँ, तो जब टी एल्बो लगाते हैं तो पानी वहाँ चला जाता है। तो अब ये तो नहीं होगा ना कि पानी जिस स्पीड से इस पाइप से आगे जा रहा है उसी स्पीड से आगे जाएगा, वो कहीं और जाएगा तो आगे की स्पीड कम हो जाएगी। ये बेसिकली ये हुआ है पिछले सालों में और स्पीड कम हो गई और ये जब मजीद कैनाल्स बनेंगी तो जो पानी सिंध में आ रहा है वो कम हो जाएगा। जो हालत है 52% सिंध को उसके हिस्से से 52% कम पानी मिल रहा है। इवन पंजाब में 43% कम पानी मिल रहा है। अब आगे कुछ कल 2-3 दिन से सूरत हाल बेहतर हुई है जब डेट लेवल बढ़ने लगा है मंगला और तरबेला का, लेकिन देखने की बात है इवन पंजाब में 43% पानी कम था। ठीक है शर्मा साहब, वापस आते हैं। शर्मा साहब बात करो, अपना पानी देखो कि तुम्हारी अपनी सूरत हाल क्या है। सिंध को तो हम देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि 52% पानी कम है, अपने हाल देख लो, चले भी देख लो क्या मसाइल क्रिएट होंगे इससे। जी 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 ठीक है शर्मा साहब, ये पानी सिंध का है, पंजाब का है, केपी का है या जीबी का है, ये पाकिस्तान का पानी है सर, सारा पाकिस्तान का पानी है। चले मिलते हैं सर, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि कैनाल्स के इशू पे जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या उस पर कोई और पेशरफ सामने आ सकती है, क्या ये मंसूबा रोका जा सकता है। खलील ताहिर साहब, आप हुकूमत हैं सर और जाहिर बात है पीपल पार्टी भी आपकी अलाई है, इत्तेहादी जमात है और इत्तेहादियों के आपस के मामलात हैं और जो अभी मुज़ाकरात शुरू हुए हैं खलील साहब किन लाइन्स पे हो रहे हैं, क्या ये कैनाल्स के मामले पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है? शर्मा साहब कह रहे हैं कि जब भी हो जाएंगे और सिंध का किसी जो नहीं देगा, लेकिन ये जो हमारे वर्षों
ये सरहद पाकिस्तान जो है तो दोबारा अगर पाकिस्तान जो है अपना अवाम वो खुद से कितनी बंजर पड़ी हुई है, और अगर वहाँ पे फसल होती है, लोगों का काम चलता है, हर चीज होती है, तो ऐसा होगा ना। अगर डैम बनते तो बिजली होगी, अगर डैम बनते तो पानी की एंटरप्राइज हो जाएगी, पानी को आप महफूज कर सकते हैं। तो वजह से ये ख्याल तो बहुत जरूरी है, और मेरा अपना ईमान ये तो बताता है कि जब होते ये जो उनके तो इस वजह से लेकिन पार्टी बड़ी बात है करके इनको चलें सरमद साहब, फिर ये इस मामले का हल जो है वो कैसे निकलेगा? आप अपने मौक़िफ़ पे कायम में जो है वो पंजाब की जो मेरे ख्याल में मैं सिर्फ इसमें अर्जी करना चाहूँगा, देखिए पानी का मामला जो है ना बहुत सेंसिटिव मामला है। इसके ऊपर तमाम सूबों को बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए कि हम बात कर क्या रहे हैं। मेरी एक जो राय है वो बेसिकली ये है कि तमाम जो लोग हैं इसके ऊपर थोड़ा सा दे शुड पुल देमसेल्फ बैक, पीछे होके और इमोशंस को एक साइड पे रख के सोचिए कि मुल्क का मफाद क्या है। मुल्क का मफाद बेसिकली ये है कि तमाम सूबों का कंसेंसस हो किसी भी चीज के ऊपर। अगर कंसेंसस नहीं होगा और उस सूबे का कंसेंसस नहीं होगा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा और जिसका बेसिकली दरिया पे सबसे ज्यादा हक है, तो फिर तो हम मुल्क के मफाद में बात नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त सबसे यही है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। इस वक्त बातचीत शुरू हुई है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे सिंध के सीनियर वज़ीर शिंदी मेमन साहब को फ़ोन किया, विच इज़ अ गुड डेवलपमेंट, खुशाइन बात है। और इस तरीके से बात करके आगे चलने की ज़रूरत है ताकि इसको कंसेंसस से हल किया जाए। ये फैसला तो आप किसी के ऊपर ठोस नहीं सकते, इस फैसले को कंसेंसस से आपको करना पड़ेगा। और बाकी जो बयानबाजी हो रही है वो पॉलिटिकल पॉइंट्स खोलें तो थोड़ी देर के लिए हमें एक तरफ रख देना चाहिए और उसको रख के हमें सूबे और लेकिन जिन नहरों का कहा जाता है वो तो कई साल पहले जो है वो अप्रूव हुई थी, कई साल पहले का मनसूबा है। तो सारा नहीं सर समझ नहीं आती। कभी हम कहते हैं कि ये बहुत कई साल पुराना मनसूबा है, कई साल पहले मंजूर हुई, सिंध का भी है, बलूचिस्तान का भी है, पंजाब में भी है, इसकी मंजूरी दी है। हम तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना इसके अंदर कि जी मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि सदर पाकिस्तान जो है उसका क्या काम ये रह गया कि नहरों को बनाने का वो अप्रूवल देगा। नहीं, सदर पाकिस्तान आपका सदर पाकिस्तान है, 6 साल पहले का मनसूबा है, 7 साल पहले का मनसूबा है, तो ये कंफ्यूजन है। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास जितनी जल्दी हो बुलाया जाए और उसमें बैठ के फैसला किया जाए ताकि मुल्क के तमाम जो इकाइयाँ हैं उन वफाकी जो हमारी इकाइयाँ हैं उन तमाम के मफाद को सामने रखते हुए फैसला किया जाए। चलें पूछते हैं। ठीक है, अल्लाह करे कि आपका इत्तेफाकी राय हो जाए और पानी का मसला जो है वो हल कहीं ना कहीं हो जाए। तहरीक इंसाफ से पूछते हैं, तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है सर केनाल के इशू पे? जी, पहले तो मैं मौक़िफ़ के हवाले से बात करने से पहले मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस मखमसे और कन्फ्यूजन का शिकार है उस पर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए ये अब इस कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि जी सदर जरदारी को इख्तियार क्या है, ये तो CCI से होना है। भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर राइट, प्रेसिडेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द कैनाल्स और समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो पॉलिटिकल हेड हैं आपका पार्टी के। क्या कोई पीपल्स पार्टी को कोई बंदा जरदारी के अलावा कोई बात कर सकता है और बात करके उसे हजम कर सकता है? वो कह रहे हैं कि तो नून लीग वाले ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंसी में मीटिंग हुई और उसमें उसने अपनी कंसेंट दी। इस कंसेंट का मतलब ये नहीं है कि उस पॉलिटिकली ही अप्रूव्ड इट। लेकिन अब हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त ने कहा कि भाई वहां पे जो नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं उनका वोट बैंक कोई नहीं, इसलिए वो कौन होते हैं। इसमें हुआ ये कि ये सब ऑन बोर्ड थे, कैनाल्स बनने जा रहे थे क्योंकि दोनों को किसी ने इंस्ट्रक्ट किया था कि भाई अच्छे बच्चे बनो, एक काम करना। तो जब वहाँ पे सिंध के अवाम उठी, वहाँ के स्टूडेंट्स उठे, वकला उठे, सिविल सोसाइटी उठी, नेशनलिस्ट फोर्सेज उठे, तो इनको होश आ गया कि यार हमारी तो सियासत हो गई तबाह। तो ये अगर ये नेशनलिस्ट फोर्सेस, अगर सिविल सोसाइटी, अगर वो कला स्टूडेंट बाहर ना निकलते तो इन्होंने जो अब कह रहे हैं ना कि फलां करना सिंध के ये सौदा कर चुके थे
क्योंकि ये अपनी जो अपने मामला थे वो तय कर चुके थे। लेकिन जब वहाँ से आवाज़ उठी तो उन्होंने अपने उस स्पेस को रिकैप्चर करने के लिए उन्होंने जो है ये रोला डाला, और ये कह भी रहे हैं कि भाई हम वो कौन, भाई वो लोग हैं, किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है, मुझे पानी मिले ना मिले ये तो मेरा बुनियादी हक है, इसके लिए मैं अब किसी पीपल्स पार्टी का या तहरीक इंसाफ का रुकन होना ज़रूरी है, वो तो मेरा बुनियादी हक है, मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो ये अब बेचारे फंस गए हैं, और फंस के अब ये जो है वो जो ज़ुबान दे चुके हैं, अब ये खुल्लम खुल्ला उसको इनकार भी नहीं कर सकता। इत्तेहादी कहते हैं कि ये तो मान गए थे, अब इन्होंने इनकार भी करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है, तो ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है ये बेचारे। क्यों जी खलील साहब, कंफ्यूजन जो है वो कैसे दूर हो सकती है सर? मैंने पहले जी शर्मा साहब मामला जी खलील साहब, हमारे यहाँ कोई, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है पीपल्स पार्टी के पास। और ये शर्मा साहब मैं आता हूँ आपके पास। खलील साहब जी सकता हूँ कि ये का मामला है, उसमें से सिंध के एक बूंद पानी का वो भी नहीं चाहिए, जिनके काम ये नहर सब कुछ होगा, लेकिन सिंध का कोई पानी तो उस पर कोई सिंध का पानी नहीं है, सिंध का पानी नहीं है। जी शर्मा साहब जी, मैं इसमें दो बातें, पहले जो लतीफ साहब ने कहा उससे कर लूं। हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी के चेयरमैन जो है ना वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, तो पार्टी के फैसले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करते हैं एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी। चले शर्मा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। ये तो हमें परहेज करना चाहिए। जी ठीक है शर्मा साहब, मौक़िफ़ आ गया आपका सर, बहुत शुक्रिया शर्मा साहब आपका, खलील साहब आपका शुक्रिया, लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर के DHE इस्लामाबाद की तरफ से मुल्क में पहली बार डिजिटल ऑक्शन मुतारफ़ कराई गई है, और ये डिजिटल ऑक्शन इसके ज़रिए आप रिहायशी प्लाट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्लाट लेना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, लाहौर हैं, कराची हैं, जहाँ भी हैं, आप घर बैठे हुए अपने ऑफिस में बैठे हुए इस ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ DHE इस्लामाबाद में जो है वो एक अहम तकरीब हुई, इसमें डिजिटल ऑक्शन को मुतारफ़ करा दिया गया है, और ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है जिसमें हर पाकिस्तानी हिस्सा ले सकता है। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।